तो भाई लोग आज का एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में दोनों के दोनों डैनियल आपस में लड़ने वाले हैं, वो भी अपने यूआई मोड में। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 468 के बारे में। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ओजी डैनियल और बिग डैनियल दोनों के दोनों अपने यूआई मोड में होते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। और इन दोनों की वजह से जो यहाँ का माहौल बदला होता है उससे काफी ज्यादा सब हैरान होते हैं। वैरन इन दोनों को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आया था, लेकिन आखिरकार यहाँ पे ये चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वास्को अपनी जगह से उठता है और कहता है, छोटे डैनियल ने मुझे मारा। और वैसे भी अब लिटिल डैनियल के लिए कोई भी दोस्त कोई भी दुश्मन नहीं रहा, इसलिए जो कोई भी उसके सामने आएगा ओजी लिटिल डैनियल उसकी तोड़ के रख देगा। लेकिन अफसोस अभी लिटिल डैनियल के सामने है बिग डैनियल। जब ओजी डैनियल अपनी नॉर्मल कंडीशन में था तो यूआई डैनियल के साथ फाइट के दौरान उसके गाल पे एक कट लगा था। अभी उस कट से खून टपकता है और जैसे ही जमीन पे गिरता है वैसे ही बिग डैनियल और लिटिल डैनियल की फाइट शुरू हो जाती है। बिग डैनियल ओजी डैनियल के सर पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है, बट ओजी डैनियल अपने हाथों को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके बिग डैनियल के मुंह पे घुमा के एक लात मारता है। इन दोनों की मूवमेंट्स अभी इस तरह की होती है कि इनको देख के कोई भी हैरान हो जाए। और ऑब्वियसली अभी अगर मैं बिग डैनियल और लिटिल डैनियल बोल रहा हूँ तो आप साथ में समझ जाना कि अभी ये दोनों के दोनों अपने यूआई मोड में है। अभी ये दोनों के दोनों ही यूआई मोड में है, इसलिए मैं यूआई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों ही डैनियल को आपस में फाइट करता हुआ देख यहाँ पे सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं। उस वक्त हम सबके मन में बस एक ही ख्याल आया और वो ये कि हम इनकी फाइट में दखल नहीं दे सकते। जिस पल हम इनकी फाइट के बीच में आएंगे उसी पल हमारा काम तमाम हो जाएगा। इन दोनों की फाइट ही इतनी खतरनाक चल रही होती है कि अगल बगल वालों की तो देख के ही फट जाती है। जैसे ही ओजी डैनियल बड़े डैनियल के मुंह पे लात मारता है तभी बिग डैनियल अपनी बॉडी को पीछे करके जमीन का सपोर्ट लेके एक लात मारता है ओजी डैनियल के। लेकिन ओजी डैनियल इस लात को डॉज करके बहुत ही स्पीड के साथ एक लो किक मारता है बड़े वाले डैनियल के। लेकिन बड़ा वाला डैनियल उछल के ओजी डैनियल के हमले से बच जाता है। ये दोनों लगातार एक दूसरे के बस अटैक्स करे जा रहे होते हैं और ये अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि कोई इनको ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता। इन दोनों की फाइट के दौरान यहाँ पे बस सू सा की आवाजें चल रही होती हैं और इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट करने के बावजूद इन दोनों के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तभी ओजी डैनियल भागता हुआ बड़े वाले डैनियल की कमर पकड़ लेता है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्पिन करके बड़े डैनियल को जमीन में पटक देता है। लेकिन बड़ा डैनियल हवा में अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर लेता है और जमीन में लैंड अपने सर के बल नहीं बल्कि पैरों के बल करता है, जिस वजह से ओजी डैनियल के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही साथ में बिग डैनियल ओजी डैनियल को अपनी पकड़ में ले लेता है और उसका सर पकड़ के दीवार पे छाप देता है। बट फिर भी ओजी डैनियल ने अपने एक हाथ का सपोर्ट दीवार पे लेके खुद को ज्यादा डैमेज होने से बचा लिया होता है। इतने में ही बिग डैनियल ओजी डैनियल के सर पे अपना घुटना मार के ठीक से उसका सर दीवार पे घुसा देता है। बट जब ये सब कुछ हो रहा था उसी के साथ साथ में ओजी डैनियल ने अपना अटैक भी शुरू कर दिया था। ओजी डैनियल एक कोहनी घुमा के मारता है बड़े वाले डैनियल के, जिससे बड़ा वाला डैनियल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़के हैरान नहीं हो रहे होते, लेकिन इनको देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वैरन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता ये दोनों कितनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। जेरी कहता है, अपनी आंखों से मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वास्को कहता है, कमाल है, इंसानियत ने आज तक जितनी भी फाइटिंग टेक्निक्स देखी है वो उन सब के सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि दो इंसानों के बीच में फाइट हो रही है, ऐसा लगता है दो मशीन्स आपस में फाइट कर रही हैं। और दोनों ही डैनियल की फाइट अभी इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है जिससे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह तबाही मच गई होती है। नॉन स्टॉप बस इधर उधर मुक्के पड़े ही जा रहे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। बस हमें मुक्के पड़ने से जो शॉक वेव्स पैदा होती है वही दिखाई देती है। वैरन नर्वस होकर एक स्माइल के साथ कहता है, शिट, आखिर ये क्या चल रहा है, हमें इनमें से किसका साथ देना चाहिए। जेरी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है, जो उन दोनों में से छोटा वाला है वो हार रहा है। एक फाइट जिसमें दोनों लोग एक जैसे ही अटैक्स इस्तेमाल करते हो, एक जैसे ही मूव्स इस्तेमाल करते हो, या इन दोनों के मूवमेंट्स देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि ये एक ही इंसान है। वैरन कहता है, अगर ये दोनों एक ही तरह से फाइट कर रहे हैं तो छोटा वाला हार क्यों रहा है। और वही हम देखते हैं जो बिग डैनियल होता है एक लात मारता है ओजी डैनियल के पैर पे। इसके बाद टेसोमा की तरह एक मुक्का ओजी डैनियल के पेट में। इसके बाद ओजी डैनियल भी एक टेसोमा जैसा ही मुक्का मारता है, लेकिन बिग डैनियल इस अटैक को डॉज कर लेता है और एक हैंड ब्लेड मारता है ओजी डैनियल के गले पे। इसके बाद ओजी डैनियल भी एक हैंड ब्लेड मारता है बड़े वाले डैनियल के, लेकिन बड़ा वाला डैनियल अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं ओजी डैनियल अभी हार रहा होता है बड़े वाले डैनियल से। दोनों ही डैनियल में सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ओजी डैनियल क्यों हार रहा है, इसका जवाब देता है वैरन। वैरन कहता है, लगता है इन दोनों में फर्क एक्सपीरियंस का है। जेरी कहता है, क्या एक्सपीरियंस का फर्क। वैरन कहता है, हाँ, वो दोनों सेम टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को देख के लगता है जो बड़ा वाला है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वहीं छोटे वाले को उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना बड़े वाले को है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है
कि वर्कर्स ने डैनियल को पकड़ के अपने पास कैसे रख लिया। डैनियल को वर्कर्स ने अपने पास पकड़ के रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास इतना ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस कैसे है? क्या ये छोटे डैनियल के अटैक्स को कॉपी कर रहा है? मुझे लगता है यही बात हो सकती है। इसके बाद बिग डैनियल ओजी डैनियल के मुक्के बजा देता है, बिल्कुल गन की तरह। तभी बड़ा डैनियल अपने मुक्कों का तरीका चेंज करके ओजी डैनियल के अलग तरीके के मुक्के मारने लगता है, जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे होते। और जिस इंसान से बड़े वाले डैनियल ने ये मुक्के कॉपी करे हैं, उस इंसान को भी कोई नहीं जानता। वैरेन ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, आखिर ये वाली टेक्निक किसकी है? ये मूव्स बहुत ही ज्यादा रफ है, इनमें कोई भी विनम्रता नहीं है। ये कोई ऐसी मार्शल आर्ट नहीं है जो सिर्फ ताकत होने से आ जाती है। क्या डैनियल पार्क ने कभी ऐसी टेक्निक भी किसी अपोनेंट की कॉपी करी थी? तभी बड़ा डैनियल इसी टेक्निक के साथ एक घुटना मारता है ओजी डैनियल के पेट में। इसके बाद एक लात ओजी डैनियल के मुंह पे और इसके बाद एक मुक्का उसके मुंह पे, और एट लास्ट एक और मुक्का मार के ओजी डैनियल को दीवार पे चिपका देता है। और भाई लोग, अभी बड़ा वाला डैनियल जिस इंसान के अटैक्स को कॉपी कर रहा है, मुझे लगता है वो है किंग ऑफ शियोल, यानी कि जेक का बड़ा भाई। बट सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा वाला डैनियल किंग ऑफ शियोल से मिला कब और उसने उसके अटैक कॉपी कैसे करे? खैर, इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है आपको बताना सही नहीं रहेगा। अभी जैसे ही ओजी डैनियल को दीवार पे चिपका दिया जाता है, तभी ओजी डैनियल एक गोली की रफ्तार में लात मारता है बड़े वाले डैनियल के सर पे, जिससे बड़ा वाला डैनियल बहुत ही तेजी से दीवार से जाके टकराता है। और साथ ही में क्योंकि ओजी डैनियल ने इतनी ज्यादा गंदी मार खाई होती है, इसलिए ओजी डैनियल जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। वहीं बड़ा वाला डैनियल भी दीवार में पटके जाने के बाद एक जगह पे शांति से बैठ जाता है, या फिर कहें कि अनकॉन्शियस हो चुका होता है। बट इन दोनों को तो अनकॉन्शियस कहना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों पहले से ही अनकॉन्शियस हैं। बट हम ये मान सकते हैं कि अभी इन दोनों की लड़ने की शक्ति थोड़ी खत्म हो गई होती है। ये दोनों अभी एक दूसरे के आमने सामने पड़े हुए होते हैं, और वास्को लोग ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इतने में ही हड्डियां चटकने की आवाजें आती हैं, और बड़ा वाला डैनियल किसी भूत की तरह दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि बड़े वाले डैनियल की मूवमेंट्स किसी भी इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। बड़ा वाला डैनियल अभी इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि उसके सामने भूत प्रेत कोई भी आ जाए, उसका भी वो मार मार के भूत बना देगा। वास्को भी हैरानी भरी नजरों से बड़े वाले डैनियल को देख ही रहा होता है। इतने में ही बड़ा डैनियल बहुत ही स्पीड में वास्को की तरफ उसको अटैक मारने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले ही जो वैरेन होता है अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है, जिस बात का बड़े डैनियल को एहसास हो जाता है, इसलिए वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। वैरेन अपना सीक्यूसी बड़े वाले डैनियल के मारने के लिए तैयार होता है और कहता है, उस तरह की खतरनाक फाइट के बाद तू अभी भी हिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है अब बहुत हो गया। ऐसा कुछ मत करियो जिससे तुझे बाद में पछताना पड़े। वैरेन अपने साथ के बंदों को कहता है, तो भाई लोग तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ हम कोशिश करते हैं और इसकी अकल को थोड़ा ठिकाने लाते हैं। लेकिन वैरेन के साथ यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जब उसने जेरी के साथ फाइट के दौरान सीक्यूसी इस्तेमाल करा था, तब से लेके अब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है थकान के मारे, क्योंकि उसने अपने पहले वाले सीक्यूसी में भी अपनी काफी ज्यादा जान लगा दी थी। इसलिए वैरेन अभी अपने मन में कहता है, शिट, क्या मैं ऐसी हालत में अपना सीक्यूसी इस्तेमाल कर पाऊंगा? ये सब ठीक नहीं चल रहा है। उम्मीद करता हूँ अपनी बॉडी को मैं अच्छे से मूव कर पाऊं। और साथ में जेरी भी ये सोच रहा होता है कि उसने वैरेन को इतना ज्यादा मारा था, उसके बावजूद भी वैरेन दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार है। इसलिए जेरी कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, मैंने इस इंसान को कभी भी पूरी तरह हारते हुए नहीं देखा है। और जेरी भी तैयार होता है बड़े वाले डैनियल के ऊपर हमला करने के लिए। इसके बाद वास्को भी अपनी म्यूथाई की फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना डैनियल, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब तक तू होश में नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। और वास्को इस्तेमाल करता है ब्रैकडैक फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक। और क्योंकि वास्को ने भी एली के साथ फाइट करके अपनी काफी सारी एनर्जी खो दी थी, इसलिए वास्को अपने मन में कहता है, क्या मेरी बॉडी ये संभाल पाएगी? इसके बाद ये तीनों साथ में कहते हैं, तो ठीक है, हो जाए। और तीनों के तीनों एक साथ टूट पड़ते हैं बड़े वाले डैनियल के ऊपर। और इन तीनों को अच्छी तरह से पता होता है कि इस फाइट में किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को, जो अभी जमीन पे पड़ा हुआ होता है। जेक की हल्की सी आंखें खुलती हैं और वो दोबारा से अपनी जगह पे उठने की कोशिश करता है। तभी बगल में हम देखते हैं अलेक्जेंडर को, जो सैमुअल की टांगे दबा रहा होता है और साथ ही साथ में उनको रगड़ भी रहा होता है, क्योंकि सैमुअल अब तक होश में नहीं आया होता। जेक को देख के अलेक्जेंडर चिल्लाता है, बॉस जेक, आपको होश आ गया, मुझे यकीन नहीं होता आप इतनी जल्दी रिकवर हो गए हो। जेक कहता है, मैं काफी ज्यादा लचीला हूँ। वेल, तुम बताओ आखिर क्या चल रहा है? अलेक्जेंडर कहता है, सैमुअल और आपकी फाइट हुई थी। सैमुअल आपको हवा की रफ्तार से मार रहा था, साथ ही साथ में उसने आपकी गर्दन भी घोटी थी, और आखिर में उसके अटैक की वजह से आप अनकॉन्शियस हो चुके थे। लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आप खड़े हो गए और आपने सैमुअल को हरा दिया। लेकिन जो जेक होता है उसको लास्ट का पार्ट याद नहीं होता, यानी कि एक तरह से जो हमारा जेक होता है वो भी यूआई मोड में आया था लास्ट में। जेक अलेक्जेंडर को कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन चलो अभी सैमुअल को यहाँ से किसी और जगह लेके चलते हैं। अलेक्जेंडर कहता है, क्या किसी और जगह?
लेकिन कहाँ पे? जेक कहता है हमें इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। हैंगुलबेक अपने बंदों के साथ यहाँ पे पहुँचता ही होगा और हमारी हालत अभी पहले से ही काफी ज्यादा खराब है। अभी अगर हमारे उनके साथ पंगे हुए तो हमारी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, हमारी लंका लग जाएगी। सबसे पहले हमें एलाइट को ढूंढना होगा और उनके साथ शामिल होना होगा, नहीं तो हम सब यहाँ पे जान से मारे जाएंगे। अलेक्जेंडर कहता है ठीक है, लेकिन जेक आखिर तुम क्या करोगे? जेक कहता है मैं वो करूंगा जो मैं यहाँ पे करने के लिए आ रखा हूँ। और जेक गोली की रफ्तार में यहाँ से भाग जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है मैं जिनयोंग पार्क को ढूंढने जा रहा हूँ। जिनयोंग पार्क एक्टिंग चीफ ऑफ गैब्रियोंग किम फिस्ट गैंग। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं उनसे मिला था। जब भी मैं उनसे उनकी फार्मेसी में मिलता था तो वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो मुझे अपना भतीजा कह के बुलाते थे। उन्होंने मेरे फादर से भी ज्यादा मेरा ध्यान रखा है। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और लोगों को समझने वाले इंसान हैं। और जेक भागते भागते पहुंच जाता है एक दरवाजे के बाहर और इस दरवाजे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है तो ठीक है, यही वो फाइनल रूम है, अंकल जिनयोंग पार्क यहीं पे होंगे। और जैसे ही जेक ये दरवाजा खोलता है तभी वो देखता है जो जिनयोंग होता है अंदर कुछ काम कर रहा होता है। जिनयोंग को देख के जो जेक होता है थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है अंकल आपकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जिनयोंग जेक को देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद जेक कहता है सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं भी पहले से काफी ज्यादा बदल गया हूँ, है ना? ये मैं हूँ अंकल, ये मैं हूँ जेक किम, आपका फेवरेट भतीजा। तो अंकल आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो मुझे। जेक का प्यार अंदर से फूटे जा रहा होता है और वो अपने मन में भी कहता है मुझे याद है, ये वही इंसान है जो हमेशा एक स्माइल के साथ मुझसे मिला करते थे। तभी जेक बहुत ही प्यार से कहता है अंकल मैं हूँ गैब्रियोंग किम का। लेकिन इतने में ही जिनयोंग एक घुमा के लात मारता है जेक के मुंह पे, जिससे जेक घिसड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। जेक जैसे तैसे खुद को रोकता है और कहता है अंकल मैं जेक हूँ। लेकिन जिनयोंग जेक की बात नहीं समझ पा रहा होता, उसको कुछ और ही लग रहा होता है। जिनयोंग गुस्से में जेक की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा यहाँ पे दिखाने की? जेक कहता है आखिर आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिनयोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है क्या तुझे लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? तू नीच कमीने हरामजादे, तू एक ऐसा हरामजादा है जिसने बहुत सारे पाप किए हैं। जिनयोंग पार्क को अभी अपने सामने जेक किम नहीं दिख रहा होता, उसको दिख रहा होता है कोई अलग ही इंसान जो अभी स्माइल कर रहा होता है। और जिनयोंग पार्क को कौन दिख रहा है, ये हम इस स्माइल करने वाले इंसान के ग्लव्स को देख के ही पहचान सकते हैं। इस इंसान ने भी जेक की ही तरह ग्लव्स पहने रहते हैं, यानी कि जिनयोंग पार्क को दिख रहा है जेक का बड़ा भाई। इसके बाद जिनयोंग भी ये बात कंफर्म कर देता है और चिल्ला के कहता है तूने बहुत बड़ा पाप करा है, अपने ही बाप को जान से मारने का। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस समय लाइटनिंग चोई जेक को कहता है जेक हो सकता है कि जिनयोंग पार्क का दिमाग अभी ठिकाने में ना हो। जेक कहता है आपका मतलब क्या है? लाइटनिंग कहता है मुझे डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन लगता है जिनयोंग ने खुद से ही सच पता लगा लिया था और उसी वजह से वो दिमागी तौर से अभी थोड़ा सही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। जेक संभल के रहना, अगर जिनयोंग पार्क का दिमाग ठिकाने में ना हुआ तो तुम अपने प्यारे अंकल और खुद की फाइट को टाल नहीं पाओगे। और होता भी यही है, जो जेक होता है अभी गैब्रियोंग किम के फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है फाइट करने के लिए, जिसको देख के जिनयोंग पार्क का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसकी नकल करने की? क्या अब भी तू जद्दोजहद में लगा है? चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी तू गैब्रियोंग किम जैसा नहीं बन पाएगा। क्या तू सच में मुझसे गैब्रियोंग किम की तरह फाइट करना चाहता है? लगता है तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूंगा। बिना टैलेंट के किसी को कॉपी करना ये एक तुच्ची हरकत है। आजा बेटे, मैं तुझे बताता हूँ असली कॉपी करना किसको कहते हैं। और जिनयोंग भी अपना कोट निकाल के तैयार होता है गैब्रियोंग किम की तरह फाइट करने के लिए। और जैसा कि हमें पहले भी बताया था, जिनयोंग पार्क भी कॉपी करने में काफी ज्यादा खतरनाक है, कम से कम जोहान शियोंग से तो काफी ज्यादा खतरनाक। और जिनयोंग पार्क के अंदर और कितना दम है ये हमें आगे पता चलेगा। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।